एपिसोड के अंदर जहां पे हम स्टॉक मार्केट के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस सीखने वाले हैं। देखो, आप सभी को फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब आप किसी घर को देखते हो तो उसके आसपास की सारी लोकेशंस, बैंक, स्कूल और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत अच्छे से देखते हो ताकि वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कभी बेकार ना जाए। इसी तरीके से जब आपको गोल्ड लेना हो तो आप एक बहुत बड़े ब्रांड पे ट्रस्ट करते हो। इवन हमें अगर कपड़े भी लेना हो तो भी हम एक ब्रांड पे ट्रस्ट करके लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करके लेते हैं। जब एक इंसान को शादी भी करना होता है तो वो कम से कम 4 से 5 जगह रिश्ता देखता है और 5वीं जगह पे कहीं ना कहीं रिश्ता सक्सेसफुल होता है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम स्टॉक्स को इन्वेस्ट करते हैं और उसको रिसर्च करते हैं तो उसी को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया और अभी तक आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आया है, इंट्रिंसिक वैल्यू, पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपको नहीं पता तो आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये जो डाउट है ये पक्का क्लियर हो जाएगा और 100% इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं आज की कमाल के वीडियो जहां पे हम समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो शेयर मार्केट है इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो लिस्टेड है जैसे एनएससी और बीएससी के अंदर उस कंपनीज में निवेश करना और जिस बाजार के अंदर आप निवेश कर रहे हो उसी को शेयर बाजार, शेयर मार्केट कहते हैं। अब इसी शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक्स को पहचानना बहुत जरूरी है कि किस कंपनी का भाव आगे जाके बढ़ेगा। और अगर आपका पैसा उस कंपनी के साथ साथ बढ़ रहा है, इट मींस कि आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर हो। और अदरवाइज आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर नहीं हो, अगर कंपनी लॉस में जा रही है और आपका पैसा लॉस में जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पैसा बहुत मेहनत से आता है। अगर आपने फंडामेंटल्स ही नहीं सीखे तो आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बिना जाने समझे बस किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं जो उनके भैया, दादा, नाना बताते हैं और इसमें लॉस हो जाता है और लॉन्ग टर्म में जो पोर्टफोलियो है वो रेड हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और इस वीडियो के अंदर अगर आपको ग्रो एप्लीकेशन भी यूज करना नहीं आता है तो उसको भी आपको थोड़ा बहुत इंटरफेस मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो डिटेल में भी एक वीडियो ले आऊंगा जहां पे ग्रो एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं, डीमेट अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके डीमेट जो ग्रो एप्लीकेशन है, इवन डिफरेंट डीमेट एप्लीकेशन है जैसे ग्रो, ज़ेरोधा या फिर मोतीलाल ओसवाल, वो आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस देता है। ग्रो के अंदर बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं तो गेनर्स एंड लूजर्स का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई कंपनी अभी इस टाइम पे गेन बहुत अच्छा कर रही है लार्ज कैप में तो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा दे सकती है। बट वहीं स्मॉल कैप में अगर आईटीआई या श्याम मेटालिक्स है तो इसमें रिस्क ज्यादा है। अब मैं आपको स्टॉक के फंडामेंटल्स को समझना सिखाऊंगा। किसी बड़े स्टॉक को देखते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको समझना है कि वॉरेन बफे की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसको हम स्ट्रैटेजी नंबर 1 कंसीडर करेंगे इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल्स में कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन रेड एंड एंजॉय रिटर्न्स इन ग्रीन, नेवर इन्वेस्ट इन ग्रीन। जो ग्रीन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है उस पर हमें थोड़ा सा, अगर हम ज्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट ये जो रूल है वो बड़ी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसका जो लाइक तोड़ है, इसकी जो चीजें हैं ये सीखना और समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको फिर प्रॉमिस कर रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलायंस है जो हम सभी का, मोटा भाई का फेवरेट कंपनी एंड कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कंपनी है। इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के लिए रिलायंस कंपनी को चूज करते हैं। और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रिलायंस का प्राइस अभी 1251 चल रहा है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करता है कि जो रिलायंस का प्राइस है वो 1251 है। मतलब समझ लो कि रिलायंस एक बहुत बड़ा ब्रेड का पैकेट है जिसमें ब्रेड के टुकड़े के भी अगर मान लो लाख या फिर 1 करोड़ टुकड़े कर दिए, उसमें से एक पीस अगर आपको उठा के दिया जाए वो टुकड़ा बेसिकली रिलायंस का शेयर है। और उसी टुकड़े का प्राइस 1251.15 रुपीज दिखा रहा है आपको। और ये शेयर का जो प्राइस है वो अप और डाउन जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी फंडामेंटल्स, जिसके बारे में आप आगे सीखने वाले हो। तो बहुत सिंपल एग्जांपल से मैंने समझा दिया कि जो रिलायंस का प्राइस है वो 1251 यूजर के लिए है और कंपनी का टोटल मार्केट कैप 16,93,373 करोड़ रुपए, विच इज 16,93,373 करोड़। अगर कंपनी की वैल्यू को इंसान देता है तो कंपनी बिक जाती है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी है कि 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एसेट मैनेज कर रही है और इतना बड़ा इनका टर्नओवर है। तो कंपनी जब इतना बिजनेस जनरेट कर रही है तो कंपनी कितना ज्यादा स्टेबल है और इन्वेस्टर को कितने अच्छे रिटर्न्स दे सकती है आप खुद समझ सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो मार्केट कैप है इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि कंपनी
बहुत बड़े लेवल पे और मल्टीपल सेक्टर्स में काम कर रही है, इसी वजह से कंपनी इतनी बड़ी बन पाई। रिलायंस ऑब्वियसली इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। अब थोड़ा सा बात करिए जो है इनके टर्म्स के बारे में। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पी रेशियो, और पी रेशियो को समझने के लिए समझना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर। आप यहाँ पे नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो और लिख सकते हो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। अगर आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है तो जो कंपनी का टोटल टर्नओवर है, मतलब यहाँ पे जो टर्नओवर आपको दिख रहा है 16 लाख करोड़, जितने कंपनी के टोटल शेयर्स अवेलेबल है, आप गूगल पे देख सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन रिलायंस, आपको नंबर आ जाएगा, उसको डिवाइड करोगे तो आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा विच इज 50। और कंपनी सिंपल है, एक स्टॉक पे मतलब एक शेयर पे 50 रुपीज का रेवेन्यू कर रही है, तो ये आपको यहां से पता चल जाता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी रेवेन्यू बना रही है अपने इन्वेस्टर से। अब आगे बात करते हैं पी रेशियो के बारे में। देखो पी रेशियो इज बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आपको निकालना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो भी कंपनी के शेयर का प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं कैलकुलेट करके तो आपके सामने लाइव यहाँ पे कंपनी का शेयर का प्राइस अभी है 1251.15। अगर इसको डिवाइड करें अर्निंग पर शेयर से तो विच इज 50.9, और अगर 50.19 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 24.92 आ रहा है विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखो आपको ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको पी रेशियो निकालना सीखना है, हम यहाँ पे मैथ्स नहीं सीख रहे, हमें समझना है कि हमें कब इन्वेस्ट करना है और वही फंडामेंटल्स है। पी रेशियो इज जनरली प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए 24 रुपए, आपको अगर 1 रुपए कमाना है एज इन्वेस्टर तो आपको 24 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और पी रेशियो इज बेसिकली अगर आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो नॉर्मल समझना है तो समझो कि अगर जो कंपनी का पी रेशियो 20 से कम है वो एक बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग, और कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। और अगर 20 से ज़्यादा है तो भी सारे फंडामेंटल्स सिर्फ पी रेशियो पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन पी रेशियो को सीखना बहुत ज़रूरी पार्ट है। अब आई नेक्स्ट टर्म पे विच इज प्राइस टू बुक रेशियो। अब प्राइस टू बुक रेशियो क्या है? सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा बुक वैल्यू को। अब बुक वैल्यू क्या होता है कि जब किसी कंपनी को बंद करना पड़े तो शेयर मार्केट में कोई भी शेयर का प्राइस जीरो तुरंत नहीं होता, और वो कंपनी अगर बड़ी हो तो उसकी एक बुक वैल्यू शेयर मार्केट खुद डिसाइड करता है विच इज 1251 रुपए का अगर रिलायंस का भी शेयर है, अगर वो कंपनी कभी बंद होती है विच इज इम्पॉसिबल, रिलायंस का भी बंद नहीं हो सकता, लेकिन रेयर केस में 0.1% में अगर बंद होता है तो उसकी बुक वैल्यू शेयर मार्केट में दिखा रहा है 605। कहा जाता है कि जो कंपनी के शेयर प्राइस है उसका 50% अगर बुक वैल्यू है, इट मीन्स कि कंपनी का जो शेयर है वो एक बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग है जहां पे 100% इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऑब्वियसली अगर आप कंपनी के शेयर का प्राइस और बुक वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा पीबी रेशियो। इन जनरल पीबी रेशियो या तो 1 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए, और ये दोनों अगर है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी के बंद होने के चांसेस 0% है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 और 2 बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग है। और अब आगे आते हैं, देखो कहीं ना कहीं देखो पी रेशियो डिपेंड करता है इंडस्ट्री के पीई पे भी, क्योंकि अगर इंडस्ट्री का पी अच्छा है इट मींस, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज जैसे ग्रीन एनर्जी, कोल एनर्जी का मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा, कोल एनर्जी का पीई रेशियो अच्छा नहीं होगा बिकॉज ऑब्वियसली इन टर्म्स में देखा जाए तो आगे जाके फ्यूचर में ये एक लिमिटेड रिसोर्स है और खत्म हो जाएगा। बट ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी ये सब फ्यूचरिस्टिक है, इसलिए अडानी ग्रीन या फिर अडानी पावर के जो शेयर्स है वो हमेशा बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टर्म आता है विच इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है कि कंपनी पे कितना कर्ज है। अगर कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.44 है, मतलब कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी का सिर्फ 0.44 पैसे लोन है, तो विच इज वेरी गुड यार। मतलब अगर 1 से ऊपर होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इट मींस कि कंपनी का लोन ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, बट अगर 1 से कम होता है इट मींस कंपनी प्रॉफिटेबल है। यहां तक आपको समझ आ गया? आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे तभी आपको चीज आगे क्लियर होगी। अब आगे बात करते हैं कंपनी के फेस वैल्यू पे। देखो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो डिसाइड करा जाता है आने वाली चीजें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके ऊपर। बिकॉज शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो प्रमोटर्स है और जो फॉरेनर इंस्टीट्यूटर्स है वो बड़े प्लेयर्स हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो तो कंपनी की वैल्यू देख के आएंगे ना। और कहीं ना कहीं अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इट मीन्स कि कंपनी अच्छा है, और अगर प्रमोटर्स भी कर रहे हैं तो इट मीन्स कंपनी अच्छी है। अगर ज़्यादा जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट करते हैं जैसे हम जैसे लोग, तो वो कंपनी उतनी अच्छी नहीं परफॉर्म करती। तो थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। मुझे देखो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म लगता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझाना चाहता हूँ। एक एग्जांपल देके समझते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू
बेसिकली वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेगा, मैक्सिमम फायदा मिलेगा। एग्जांपल के लिए देखो, मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए में आपके पास 2 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, लेकिन लोकेशन अलग है। एक प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है वो ऑन रोड है, जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, एयरपोर्ट के पास है, आसपास अच्छे स्कूल्स है, अच्छे हॉस्पिटल्स है, अच्छे बैंक्स है। और सिमिलर 1 करोड़ में सेम स्क्वायर फीट का फ्लैट है बट वहां पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, रोड साइड नहीं है, एयरपोर्ट से काफी दूर है, ना अच्छे कॉलेजेस है, ना अच्छा बैंक है। तो आपके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू कौन होगा, फ्लैट ए या फ्लैट बी? ऑब्वियसली फ्लैट ए, बिकॉज वहां पे मेरे को फायदा ज्यादा मिल रहा है। ऑलरेडी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न से मतलब है। इसीलिए इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू देखो इजीली लाइक निकाल सकते हो। अगर मैं आपको रिलायंस का बताऊं तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे तो बहुत सारी पेड वेबसाइट है, बट अगर आप लोग गूगल पे डायरेक्ट लिखोगे किसी भी इंट्रिंसिक वैल्यू का शेयर, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रिलायंस, तो रिलायंस इज बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू अगर देखा जाए तो अभी के करेंटली जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 282 है और उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। इसका मतलब है कि कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है स्टॉक्स को पहचानने का। तो आप रिलायंस में मत अभी इन्वेस्ट करो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको समझाया था कि स्टेबल स्टॉक्स भी होते हैं हमारे पास। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि एचडीएफसी बैंक का मैंने सारा प्राइस आपके सामने निकाल के रख दिया है, और हमेशा याद रखना कि जो ग्राफ है वो 5 साल के टर्म्स में देखना, हमें 5 साल में ही देखना है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। वो एक अच्छा इंटरफेस होता है और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, हमें कोई क्विक रिच नहीं कमाना, हमें तुरंत पैसा डबल नहीं करना, हमें धीरे धीरे करके रिटर्न्स कमाने हैं, ठीक है। आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको एसआईपी के बारे में समझाऊंगा, एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट करा जाए, कैसे एसआईपी से करोड़पति बना जाए, ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा आपको। और उसके साथ साथ हम फिर टेक्निकल एनालिसिस भी सीखने वाले हैं, प्राइस एक्शन, चार्ट्स, बहुत कुछ आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मैं ऑलरेडी बहुत वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब समझना इस चीज़ को, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्सपर्ट रेटिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे मार्केट कैप 13 लाख करोड़, ग्रीन फ्लैग। अब पी रेशियो मैंने बोला 20 से कम होना चाहिए, 19 है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री का पी 13 है, बहुत अच्छा, नाइस। और अगर देखा जाए अर्निंग पर शेयर विच इज 90, मतलब कंपनी पर शेयर 90 रुपीज कमा रही है, बहुत बढ़िया कमा रही है कंपनी। डिविडेंड भी अच्छा, डिविडेंड मैं आपको बताना भूल गया, डिविडेंड भी एक टर्म होता है जहां पे आपको कंपनी की शेयर्स पे कुछ ना कुछ परसेंटेज मिले। मतलब जब कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है तो वहां पे कंपनी धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट को अपने इन्वेस्टर्स और अपने यूजर्स तक पहुंचाना स्टार्ट करती है, जिन्होंने भी एचडीएफसी के शेयर खरीदे होंगे। क्योंकि एचडीएफसी बहुत प्रॉफिटेबल प्राइवेट बैंक है जो लोन्स के थ्रू और काफी चीजों के थ्रू बहुत पैसा कमा रहा है, तो वो डिविडेंड 1% के आसपास देता है अपने शेयर का। मतलब उसके शेयर का प्राइस अगर 1700 रुपए है तो 1% डिविडेंड हर बार कहीं ना कहीं जो उसके इन्वेस्टर है उसको मिलता है। डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा परसेंटेज, मैंने आपको सिर्फ 1200 इसलिए बोला कि वो एक शेयर का है। अगर मान लो आपने 100 शेयर खरीदे होते तो आपको 100 शेयर का डिविडेंड मिलता, विच इज ए गुड अमाउंट। बुक वैल्यू ऑब्वियसली मैंने आपको बोला कि 600 है, अच्छा है। 600 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% बुक वैल्यू होता है, 40%, 50%, 60%, इवन 30% इज अ गुड बुक वैल्यू। तो सब कुछ इसका अच्छा है। डेब्ट लोन कौन ही देगा बैंक को, ऑब्वियसली, तो बैंक का लोन जीरो है यहाँ पे, नन इंक्लूडेड। फेस वैल्यू इज ऑल्सो गुड। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसकी जो इन्वेस्टर्स है वो भी कौन कौन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा, इट मीन्स कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है, जो बड़े प्लेयर्स है, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स में भी ये बहुत ऊपर रैंक कर रही है। और म्यूचुअल फंड्स आपको पता है कि जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं उनकी ही टीम म्यूचुअल फंड्स के अंदर कहीं ना कहीं स्टॉक्स का सिलेक्शन करती है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे कि कौन कौन से कैप होते हैं, किस तरीके का म्यूचुअल फंड्स में आप करोड़ों रुपए छाप सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से टोटली लाइक कहीं ना कहीं होता है। अब मैं आपको दो बताऊंगा जिसका आपको खुद मेरे को बताना है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो जो कोल इंडिया है, आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक नन रिन्यूएबल एनर्जी है, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब कभी ना कभी विलुप्त हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे बताना है कि क्या इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें या ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि काफ़ी लाइक नेक्स्ट लेवल रिटर्न्स दिया है कोल इंडिया ने। और यहाँ पे आप मुझे बताना। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, अडानी पावर। तो ये जो दो शेयर है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे होमवर्क चाहिए, जो आप बढ़िया से मुझे बताओगे कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अब मैं आपको कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये देख लो कि मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है, एंड पी रेशियो मैंने आपको दिखा दिया, पीबी रेशियो दिखा दिया, डिविडेंड आप देख सकते हो अभी कोई डिविडेंड नहीं है, अर्निंग पर शेयर दिखा दिया, सब दिखा दिया। आप मुझे बताओगे, मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा दिया कि सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस नाउ अब थोड़े से और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात करी जाए।
देखो डिपेंड करता है कि जिस कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी देख रही है कि नहीं। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो आज अगर कोल एनर्जी बहुत अच्छा रिटर्न्स देगी, बिकॉज आज सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। बट आज से 50 साल के बाद, 20 साल के बाद, अगर आपने उस पर्पज से लिया, जैसे हमने सुना था ना कि आज से 10 साल पहले टाइटन का शेयर एक्स अमाउंट था, मतलब अगर 2 रुपए था तो आज 2,000 रुपये हो गया। तो वो क्यों हुआ? बिकॉज टाइटन इज़ अ कंपनी जिसने घड़ियाँ बनाई, लाइक, और टाटा स्टील, स्टील का डिमांड बढ़ा, स्टील की फैक्ट्रीज बढ़ी, स्टील के बर्तन बने, तो स्टील का डिमांड बढ़ा। जो नॉर्मल एज अ यूज़र आप यूज़ कर रहे हो, आप उन्हीं कंपनीज में उनके फंडामेंटल को एनालिसिस करो, और मेरा सजेशन से आप उसमें ही इन्वेस्ट करो जहाँ पे आप एज अ कंज्यूमर हो। बिकॉज इंडिया में अभी भी 95% कंज्यूमर्स है, सिर्फ 5% क्रिएटर्स है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मोस्टली लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट में। एंड मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखा दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू, पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी सब समझा दिया है, बुक वैल्यू समझा दिया है। अब इतने ही टर्म्स चाहिए होते हैं फंडामेंटल के लिए। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। एंड कहीं ना कहीं देखो जो छोटी कंपनीज होती है वो आपको रिटर्न ज़्यादा देगी। उसके बारे में भी मैं आपको कुछ वीडियोस के अंदर, आने वाले वीडियोस के अंदर समझाऊंगा। आई थिंक इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो में ज़रा सा भी क्लैरिटी मिली हो, फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आया हो, मेरा समझाने का तरीका समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो हम एसआईपी के ऊपर बनाने वाले हैं। एसआईपी सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी हो सकती है, एसआईपी को इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी है, और कहीं ना कहीं एसआईपी से करोड़पति कैसे बने। और इसके बाद हम टेक्निकल पार्ट में भी जाएंगे, फिर हम ट्रेडिंग का पूरा सिस्टम स्टार्ट करेंगे, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो,